हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए अटैक ऑन टाइटन के फाइनल आर्क के चैप्टर 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक सीन को देखते हैं जहां पर छोटी मिकासा कहती है कि फिर मिलते हैं एरन, और फिर वो उसके गालों पर हाथ रख लेती है। इसके बाद एरन की आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो मिकासा कहते हैं कि तुम बहुत दूर आ गए थे और यहाँ आकर सो गए। तो एरन अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत ही लंबा सपना देख रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो सपना किसके बारे में था। फिर मिकासा लकड़ियों को उठाती है और वो एरन को देखकर कहते कि एरन तुम रो क्यों रहे हो, और हम लोग छोटे एरन को रोते हुए देखते हैं। और इसके बाद फाइनल आर्क का चैप्टर 1 द रंबलिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोग उस बच्चे को देखते हैं जिसने कि लिवाई का पर्स चुराया था, और इसका नाम रमजी होता है। और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो हालिल, सिर्फ हम दोनों ही इसके बारे में जानते हैं, और मैं इसके अंदर तब तक पैसे डालता रहूंगा जब तक कि ये बैग पूरी तरह से भर नहीं जाता, और जब ये होगा तो हम लोग किसी अच्छी जगह पर रहने चले जाएंगे। तभी हालिल कहता है लेकिन रामजी, अगर तुमने इसी तरह से चोरियां करना जारी रखा तो किसी ना किसी दिन वो तुम्हारा बायां हाथ भी काट देंगे। तभी हम देखते हैं कि रामजी का दायां हाथ कटा हुआ होता है जो कि मारले के लोगों ने काटा होता है। और ये सुनकर रामजी भी उदास सा हो जाता है। और फिर हलील कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दादाजी को फिर से उदास करो। तो रामजी कहता है लेकिन अगर हम में से किसी ने कुछ ना किया तो हम लोग कभी भी उन गंदे टेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यहाँ तक कि सभी लोग उनके अंदर सर्दियां भी नहीं निकाल पाते, और इसीलिए हर साल बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो हलील कहता है सही कहा, मैं भी इस तरह से जी कर थक चुका हूँ। तभी रामजी कहता है कि हलील, इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, और अगर मैं मर गया तो ये सारे पैसे हमारे परिवार को दे देना। और ये सुनकर हालिल भी उदास सा हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें लोगों की आवाज आती है, और उसे सुनकर वो लोग घबराकर उन पैसों को छुपाने लग जाते हैं, और सभी शहर के लोग भाग रहे होते हैं। और उन्हें देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, और हलील को जमीन कांपती हुई महसूस होती है, और उनके ऊपर से बहुत सारे पक्षी निकलते हैं। और ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा चुके होते हैं, और जब वो सामने देखते हैं तो उनके सामने टाइटन्स आ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग उस समय का सीन देखते हैं जब एरन और बाकी लोग पहली बार मारले आए थे, और एरन वहां पर चलते चलते मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि भविष्य में कब, लेकिन मैं किसी ना किसी दिन इन सभी लोगों को मार डालूंगा। बहुत जल्द ये सभी लोग मरने वाले हैं, नहीं बल्कि मैं इन सभी को मारने वाला हूँ, और मैं उन लोगों को मारने वाला हूँ। ये सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी भी पैराडाइज को बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी उसके सामने से एक पति पत्नी निकलते हैं, और उस औरत की कोख में एक बच्चा होता है, और उसे देखकर एरन को अपनी मॉम की याद आती है। और वो कहता है कि पता नहीं मॉम इसके बारे में क्या सोचती, और क्या हम एल्डियंस को ही मरना चाहिए जैसे कि दीवारों के राजा ने खुद के लिए मौत का रास्ता चुना। और इसके अलावा जो लोग आइलैंड पर अभी तक मरे हैं और जो लोग आइलैंड के बाहर मरेंगे, उनके नंबर के बीच के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर है। और जहाँ तक कि ये भी सच है कि अगर सभी एल्डियंस मर जाएं तो ये टाइटन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इस तरीके के अंत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी एरन का ध्यान दूसरी ओर होता है, और वहाँ पर कुछ लोग रामसी को पीट रहे होते हैं, और उसको देखकर एरन कहता है कि ये सीन मैंने अपने फ्यूचर मेमोरी के अंदर देखा है। और वो मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बच्चे को बचा सकता हूँ। इसके बाद वो उनके पास आ जाता है, लेकिन तभी उन आदमी में से कहता है कि ये एक विदेशी रेफ्यूजी है, और ये एक बहुत ही बड़ा जेब कतरा है, और ये कहता है कि तुम्हारा इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी एरन कहता है कि हाँ ये सही है, और फिर वो दूसरी साइड की ओर मुड़ जाता है, और मन में कहता है कि अरे हाँ, मैं ये क्या सोच रहा था, मैं किसी ना किसी दिन तो इस लड़के को मारने ही वाला हूँ। और फिर वो वहां से जाने लगता है, और मन में कहता है कि मैं इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा हिंसा का काम करने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं जस्टिस की परवाह करूँ। और इधर वो लोग रामसी को मार रहे होते हैं, और एरन वहां से जा रहा होता है। लेकिन उसके अगले ही सीन में हम लोग एरन को रामजी को उसके घर की ओर ले जाते हुए देते हैं, और फिर एरन उसको उसके टेंट के पास उतार देता है, और रामजी उसको थैंक यू बोलता है। लेकिन एरन उसको देखकर मन में कहता है कि मुझे लगता है कि फ्यूचर नहीं बदलेगा, और आखिर में राइनर मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक बिना दिल का कमीना, लेकिन शायद मैं उससे भी घटिया हूँ। और साथ ही में हम देखते हैं कि एरन ने उन सभी लोगों को पीट दिया होता है, और फिर एरन रामजी के कंधों पर हाथ रख लेता है, और वो रोते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना। और इसे देखकर रामजी को कुछ समझ में नहीं आता, और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम लोग रामजी को वहां पर खड़ा देखते हैं, और उनका ग्रैंडफादर उनको आवाज मारता है, और वो सभी लोग भागने लग जाते हैं, और कहते हैं कि भागो टाइटन आ चुके हैं, और पहाड़ों की ओर चलो। लेकिन तब ये कहता है कि वहां देखो, और हम लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर भी टाइटन चढ़ चुके होते हैं, और उन्हें देखकर वो सभी लोग डरे हुए कह रहे होते हैं कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, और ये टाइटन्स बहुत ही ज्यादा तेज हैं, और क्या हम लोग अपने बच्चों तक को भी नहीं बचा पाएंगे। और डरा हुआ हलील कहता है कि रामजी, क्या हम लोग भी कुचले जाएंगे। तो रामजी चिल्लाकर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। और इधर पास्ट में एरन रामजी को पकड़कर कहता है कि ये सब कुछ एल्डिया और आइलैंड को बचाने के लिए है। और इधर वो सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी हालिल के हाथ से वो पैसों वाला बैग गिर जाता है। और इधर पास्ट में एरन कहता है कि दीवारों की पार की जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे कि मैंने अपने सपनों के अंदर सोची थी। और इधर रामजी हालिल को उठाता है जो कि उन पैसों को उठाने में लगा हुआ होता है, और सभी टाइटन रामजी और हालिल के पास
पहुंच चुके होते हैं और फिर वो दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और एरन कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी कि मैंने आर्मिन की किताबों में देखी थी। और तभी एक टाइटन एक बिल्डिंग को तोड़ देता है जिसका कि मलबा उन दोनों के ऊपर जा गिरता है। और उसके बाद हम लोग रामजी को चिल्लाते हुए देते हैं क्योंकि बिल्डिंग के मलबे के कारण उसका पैर कुचला जा चुका होता है। और जब वो सामने की ओर देखता है तो वहां पर हालिद मरा पड़ा होता है जिसे देखकर वो रोने लग जाता है। और एक टाइटन उसके ऊपर पैर रखने ही वाला होता है। और पास्ट में एरन रामजी के कंधों पर हाथ रखे हुए कहता है कि जब पता चला कि इंसान दीवारों के पार अभी भी जिंदा है तो मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, तो इसलिए मैंने एक विश की और वो विश थी कि दीवारों के पार के सभी इंसानों को मार देना। और एरन रामजी को रो रो कर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। और प्रेजेंट टाइम में वो अपनी आंखों के सामने जमीर को देखता है और फिर वो टाइटन रामजी के ऊपर अपना पैर रख देता है। और जब वो टाइटन वहां से चला जाता है तो हम उन दोनों को वहां पर कुचला देते हैं। और इसके बाद टाइटन उन सभी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन सभी को मार देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद वो एक शहर में आ जाते हैं और हम उनके सामने सभी लोगों को भागते हुए देते हैं, लेकिन वो उन सभी को कुचल देते हैं। और कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर बैंक को लूट रहे होते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। और कुछ लोग टाइटन की बॉडी की गर्मी के साथ ही जलकर मर जाते हैं। और एक आदमी गाड़ी से भाग रहा होता है और एक दूसरा उसको वहां से उतार देता है और वो सभी लोग उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, लेकिन टाइटन उन सभी को भी मार देते हैं। और बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से भागने में लगे हुए होते हैं और कुछ लोग वहीं पर डर से रो रहे होते हैं, लेकिन वो टाइटन्स बिल्कुल भी नहीं रुकते। और इसके साथ ही हम लोग एरन की टाइटन बॉडी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और एरन कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से वो दीवारें हमेशा से ही वही थी। और तभी हम लोग छोटे एरन को देखते हैं और छोटा आर्मी उसके पास अपनी बुक लेकर आता है और वो उसे एरन को दिखाता है। और एरन कहता है कि पानी के ऊपर आग, बर्फ से बनी जमीन और रेत से भरे रेगिस्तान, बाहर की दुनिया जरूर इन दीवानों से 10 गुना बड़ी होगी। और प्रेजेंट टाइम में टाइटन उन सभी लोगों को मार रहे होते हैं और यहाँ तक कि एक इंसान खुद को गोली मार लेता है ताकि वो कुचला ना जाए। और छोटा एरन अपने हाथों को फैलाकर कहता है कि जो कोई भी उन चीजों को देखेगा वो सच में इस दुनिया का सबसे ज्यादा आजाद इंसान होगा और असल में यही आजादी है। इसके बाद हम लोग एरन के द्वारा मचाई हुई तबाही को देखते हैं और फिर छोटा एरन कहता है कि ये नजारा देखो, आखिर हमने कर ही दिया है ना आर्मिन। और तभी हम लोग आर्मिन को द पाथ के अंदर देखते हैं और वो छोटा एरन को देखकर शौक सा हो जाता है, लेकिन तभी वो असली दुनिया में आ जाता है। और एनी उससे कहती है कि क्या तुम्हारे जख्म ठीक हो गए, तो वो कहता है हाँ, और ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगा था कि हमें ऐसे रिलैक्स करने तक का भी वक्त मिलेगा। तो एनी उससे कहती है कि यहाँ पर मेरे साथ बैठना चाहोगे। इसके बाद आर्मिन वहाँ पर बैठ जाता है और एनी उससे कहती है कि मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। और ये सुनकर आर्मिन भी चौंक सा जाता है। तो एनी कहती है कि मेरे पास आकर मुझसे इतने सालों तक बातें करने के लिए थैंक यू। तो आर्मिन कहता है अच्छा उस लिए। फिर एनी कहती है कि मैं बहुत ही अकेली थी और मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं पागल सी हो जाऊंगी और सिर्फ तुम्हारी और हिच की बातें सुनकर ही मैं बच पाई। और मुझे बताओ आर्मिन, तुम एक पत्थर के साथ बातें क्यों करते थे जो कि कोई जवाब नहीं दे पाता था? मेरा मतलब है कि बाहर और भी लड़कियां होंगी जो कि मुझसे अच्छी और मुझसे ज्यादा खुश रहती होंगी। और ये सुनकर आर्मिन भी चौंक सा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वैसा इसलिए करता था क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता था और मैं तुम्हें देखने आना चाहता था। और ये सुनकर एनी भी चौंक सी जाती है और फिर वो अपना सर नीचे कर लेती है और उससे पूछती है लेकिन क्यों? तो आर्मिन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता चला? यहाँ तक कि हिच भी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी। और जब वो देखता है तो आनी भी शर्मा रही होती है। तो एनी कहती है मुझे नहीं पता चला। और ये सुनकर आनी भी चौंक सा जाता है। इसके बाद आनी कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस समय दुनिया में लाखों लोग कुचले जा रहे होंगे। लेकिन तभी वो एकदम से शौक सी हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे समझ आया, तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो और इसलिए तुम मेरे जैसे एक दुश्मन के साथ भी बातें करते थे और इसलिए तुम एरन को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ोगे। और आखिर तुम भयानक फीमेल टाइटन को देखने और उससे बातें करने क्यों जाते थे जो कि किसी भी पल उठ सकती थी? तुम वो इसलिए करते थे ताकि तुम झगड़े और लड़ाई को टाल पाओ, सही कहा ना? और जो सुनकर वो भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी आर्मिन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वो भी लाल पड़ चुकी होती है। और आर्मिन कहता है कि मत जाओ, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे इस अच्छे इंसान वाले शब्द से नफरत है। मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा है और उसके अंदर आम लोग और बच्चे भी थे, और जहाँ तक कि मैंने अपने आइलैंड के लोगों को भी धोखा दिया है और अपने दोस्तों को भी मारा है और मैं खुद एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और ये सुनकर एनी भी शौक हो जाती है और फिर वो बैठ जाती है। और आर्मिन कहता है कि मेरा एक हिस्सा अभी भी ये सोचता है कि अनजान दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो वादा मैंने एरन के साथ किया था वो किसी ना किसी दिन सच हो पाए। तो एनी कहती है लेकिन ये अनजान दुनिया बहुत ही अच्छी नहीं है। तो आर्मिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी ये यकीन करना चाहता हूँ कि दीवारों के पार अब भी कुछ है जिसके बारे में कि हमें नहीं पता। और इसी के साथ हम लोग एरन को भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग सुनसान ओडिया को देखते हैं और हांसी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है। तो कियोमी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ओडिया के लोग पहले ही दक्षिण की ओर भाग गए होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिप्स नहीं है। फिर हांसी कहती है तो अब सब कुछ एज़ामाबिटो क्लैन के हाथों में है। तो कियोमी कहती है हाँ, हम लोग किसी भी तरीके से फ्लाइंग बोर्ड को हवा में उड़ाकर ही रहेंगे। इसके
बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और जीन कहता है कि जल्दी करो, तो कोनी कहता है कि ये बेकार के एक्सप्लोसिव रास्ते में आ रहे हैं। तो राइनर कहता है कि इन सभी को काट दो और फेंक दो। तभी आर्मी कहता है कि रुको, शायद ये हमारे किसी ना किसी काम आ जाएं, तो इसीलिए इन्हें फ्लाइंग बोर्ड के ऊपर ही रख लो। और इधर शिप में फाल्को चिल्लाकर कह रहा होता है तो वो सभी लोग पहले ही मर चुके हैं, कमांडर मागाथ, मेरा परिवार और लेबेरियो के सभी लोग। तो पी कहते हैं कि रंबलिंग पहले ही काफी मार्लियन कॉन्टिनेंट को तबाह कर चुकी है। तो फाल्को रोते हुए कहता है तो हम क्या करें, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो पीक अपने सर को पकड़ लेती है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। और इधर आनी बैठी होती है और मिकासा उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें अपने इक्विपमेंट्स को ट्राई कर लेना चाहिए, तुम्हें अभी तक नए ओडीएम गियर के चलाने की आदत नहीं हुई है, जाओ राइनर के साथ जाकर प्रैक्टिस कर लो। पर एनी कहती है लेकिन क्यों। तो मिकासा कहती है कि हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। फिर एनी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं ये नहीं कर सकती। तो मिकासा उससे पूछती है तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ फ्लाइंग बोर्ड पर नहीं आओगी। तो एनी कहती है सॉरी लेकिन मैं नहीं आऊंगी, और ये इंसानियत को बचाने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और तो और मुझे जहाँ तक पता है कि हम एल्डियंस के ऊपर तुम्हारी इसी इंसानियत के द्वारा बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता था, और अगर किसी भी तरह से अभी रंबलिंग रुक जाए तो भी सारा मार्ले पहले से ही तबाह हो चुका होगा, और इसके बाद कोई भी नहीं बचेगा जो कि एल्डियंस को बचा पाए। और ये सभी लोग अपना सब कुछ एक फीकी सी आशा पर लगा रहे हैं कि ये लोग अपने होमलैंड को बचा पाएंगे, और इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर अब मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती, तो इसलिए कम से कम प्लीज मुझे मेरे आखिरी पलों को शांति से जीने दो। और साथ ही में वो आर्मिन को देखती है, और जब मिकासा उसको देखती है तो वो शर्म से लाल पड़ जाती है, और मिकासा भी शौक हो जाती है और उससे पूछती है कि ये कब हुआ। तो एनी कहती है कि क्या कब हुआ। तो मिकासा कहती है कि मैं समझ गई। तो एनी कहती है कि तुम क्या समझ गई। तो मिकासा कहती है कि तुम्हें और ज्यादा तड़पने की जरूरत नहीं है, और जो सुनकर एनी भी शौक सी हो जाती है। फिर मिकासा कहती है लेकिन आर्मिन भी हमारे साथ फ्लाइंग बोर्ड पर आ रहा है, और अब हम सभी लोग एरन को ढूंढने जाएंगे। और ये सुनकर वो फिर से उदास सी हो जाती है और कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन जब तुम उसे ढूंढ लोगी तो तुम क्या करोगी, क्या तुम इंसानियत को बचाने के लिए एरन को मारोगी। तो मिकासा कहती है कि मैं उसे नहीं मारूंगी, एरन बस घर से बहुत ज्यादा दूर भटक चुका है और मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। तभी एनी उससे पूछती है क्या तुमने अपना स्कार्फ खो दिया। तो मिकासा चाहते हुए कहते हैं कि वो मेरे पास है, और इधर शिप में लिवाई बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, और आर्मिन उसको रोकते हुए कहता है कि अभी आपको आराम करना चाहिए। तो लिवाई कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही बेड पर सोता रहूं, और अगर मैंने और ज्यादा आराम किया तो फिर तुम लोग तो मुझे भूल ही जाओगे। और वैसे भी वो कमीनी जो कि अपनी आर्म टूटने के बाद बेहोश हो चुकी थी वो होश में आ चुकी है, और उससे पता लगाओ कि एरन कहाँ जा रहा है। इसके बाद हम लोग पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर जेलेना एरन को बता रही होती है कि ग्लोबल अलायंस फ्लीट जो कि पैराडाइज को दबाने के लिए बनेगी वो सबसे पहले यहाँ कारिफा के नेवल पोस्ट पर आएगी, और लिबेरियो के ऊपर अटैक करने के बाद हम लोग उन्हें 1 महीने का वक्त देंगे जिससे अलायंस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और तुम उसी समय जी के साथ कांटेक्ट में आओगे और तुम दोनों मिलकर फाउंटेन टाइटन की पावर को हासिल करोगे। उसके बाद तुम लिमिटेड नंबरी को ही एक्टिवेट करोगे। शिगानसिना डिस्ट्रिक्ट की आउटर वॉल के कुछ 100 टाइटन काफी होंगे उस अलायंस फ्लीट को खत्म करने के लिए। फिर एरन उससे पूछता है कि क्या सिर्फ यही एक टारगेट है, और क्या इससे सच में वो लोग अगले 50 सालों तक पैराडाइज से दूर रहेंगे। तो येलेना कहते हैं कि एक नेशन जो कि अपनी सारी वॉरशिप्स को खो दे वो फाइनेंशियल कोलैप्स की ओर बढ़ने लग जाता है, और जब ये सभी बड़े देशों के साथ एक साथ होगा तो ये हमारे लिए काफी होगा। फिर वो मैप की ओर पॉइंट कर कर कहती है कि अगर मुझे अपना अगला टारगेट चुनना हो तो मैं इस जगह को चुनूंगी, और अगर मुझे किसी चीज की चिंता है तो वो यही है, यहाँ पर एक एयरशिप रिसर्च बेस है। फिर प्रेजेंट टाइम में येलेना कहती है कि वही है एरन का दूसरा निशाना। तभी पीक कहती है फॉल्ट साल्टा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर उसे इस बात का पता है कि ऐसे हथियार भी हैं जिनके पास एक चांस है कि वो फाउंटेन टाइटन को नुकसान पहुंचा पाए तो वो सबसे पहले वहीं पर जाएगा। तो येलेना कहते कि कारिफा के बाद वही उसका अगला शॉप है, वो उन एयरशिप्स को तबाह करने जाएगा। तभी लिवाई उससे कहता है कि तुम तो बड़ी आसानी से सवालों के जवाब दे रही हो। तो येलेना कहते हैं कि मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बात को स्वीकार कीजिए कि जीक भले ही हार गया हो लेकिन वो सही था। उसका प्लान ही सिर्फ एक लौता ऐसा तरीका था जिससे कि इस हजारों साल पुरानी एल्डियन की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता था, और अब तो तुम्हें अभी के हालातों को देखकर ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो हांजी कहते हैं कि मैं भी ये बात मानती हूँ कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई होप नहीं थी, और ना ही कोई फ्यूचर था जो कि मैं एरन को दिखा पाती, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं पावरलेस थी। और इधर जीन, कॉनी और राइनर बोर्ड से सारा फ्यूल ले आते हैं, और ओनियंक्योपोन कहता है कि उन्हें वहां पर रख दो, और वो सभी मैकेनिक्स प्लेन को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। और इधर पी क्योमी से कहते हैं कि आप उन बच्चों का ध्यान रखेंगी, मुझे पता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग समुद्र के अंदर भी सेफ रह पाएंगे। तो क्योमी कहते हैं कि मुझे ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन क्या वो सच में यही चाहते हैं। तो पी कहती है कि मैंने उन्हें रूम के अंदर बंद कर दिया है, तो प्लीज उन्हें तब तक बाहर मत आने देना जब तक हम लोग टेक ऑफ नहीं कर जाते। फिर क्योमी उससे पूछती है लेकिन तुम्हारा क्या। तो पी कहते हैं कि मुझे अपने मरे हुए साथियों का कर्ज उतारना है, और इसलिए मुझे अपनी वॉरियर के रूप में ड्यूटी पूरी करनी है। इसके बाद सुबह होने के साथ ही एक आदमी कहता है कि हांजी टेक ऑफ सीक्वेंस 1 घंटे के अंदर शुरू होगी। तो हांजी कहती है ठीक है, और फिर वो सभी लोगों से कहती है कि तुमने सुना ना, अब सभी लोग अपने इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से चेक कर लो। और
और वो लोग उन्हें चेक करने लग जाते हैं और लीवाई अपने ब्लेड्स को निकाल कर कहता है कि मुझे सिर्फ 2 फिंगर्स ही चाहिए। और इधर एनी पीक और राइनर से कहती है तो सिर्फ मैं ही हूँ जो कि यहाँ से भाग रही है। तो पीक कहते हैं कोई बात नहीं, तुम शुरू से ही मार्ले के लिए समर्पित नहीं थी और तुम्हें इस चीज का बोझ अपने सर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राइनर उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे और बैटलॉर्ड से माफी मांगना चाहता था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैंने तुम लोग को ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स किया। अगर हम लोग उसी समय वापस चले जा रहे तो तुम और बैटलॉर्ड अपनी फैमिली के पास वापस जा पाते और मैं तो तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। तो एनी कहती है कि सही कहा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मुझे कितनी बार ऐसा लगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो राइनर उससे कहता है मैं तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की दाद देता हूँ और ये सुनकर एनी भी मुस्कुरा देती है। इसके बाद उसको गले मिलती है और राइनर उससे कहता है कि मेरे लिए गावी और फैल्को का ध्यान रखना। तो एनी कहती है यस सर। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और सभी लोग उसको बाय कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मिन उदास सा खड़ा होता है और वो भी उसको बाय करने लगता है। पर एनी और ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो एकदम से अपना चेहरा आगे कर वहां से चली जाती है। फिर मिकासा कहती है कि क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे आर्मिन? तो आर्मिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो जीन कहता है कि अगर सच कहूं तो हमें उसकी जरूरत थी। तभी कौनी कहता है लेकिन एनी पहले ही बहुत ज्यादा लड़ चुकी है। तो आर्मिन कहता है कि मुझे खुशी है कि एनी अभी भी एनी ही है और ये सुनकर वो उदास सा हो जाता है। तभी हांजी पीक और राइनर से कहते हैं क्या तुम लोग इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो? अगर हम लोग रंबलिंग को रोक देते हैं तो तुम लोग सोच सकते हो कि उसके बाद एडियंस के साथ कैसा बिहेव होगा। तो पीक कहते हैं कि मुझे इस बात को एडमिट करने से नफरत है, लेकिन फिर भी तुम सही हो। लेकिन जनरल मागाथ हमारे लिए एक फाइनल ऑर्डर छोड़कर गए हैं और वो है साथ में काम करना और जो काम करना जरूरी है वो करना। और तभी हांजी चौंक सी जाती है और फिर वो कहती है पीक अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे कार टाइटन पर सवारी करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी और मैं तुम्हारी बॉडी की हीट को फील करना चाहती हूँ। तो पीक कहती है रुको, आखिर तुम अचानक से ऐसी अजीब सी बातें क्यों करने लग गई? इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और लीवाई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइटन्स को लेकर प्यार अभी भी वैसा ही है फोर आइज। तो हांजी कहती है देख लेना हम जल्द ही दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद हांजी उन सभी को देखकर कहती है लीवाई क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग हमें अभी भी देख पा रहे होंगे? जो काम आज हम करने वाले हैं क्या उससे हमारे मरे हुए साथी हमारे ऊपर गर्व करेंगे? तो लीवाई कहता है कि तुम उसके जैसी बातें करना बंद करो। इसके कुछ समय के बाद एक मैकेनिक कहता है कि ठीक है तुम अब इसके अंदर फ्यूल भरना शुरू कर सकते हो और वो लोग उसके अंदर फ्यूल भरने लग जाते हैं। और ओनियांको पोन कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग रंबलिंग से पहले यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन तई वो पीछे देखता तो उसे वहां पर फ्लॉक दिखता है और वो उन सभी के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। लेकिन तई मिकासा अपनी ओडियम गियर के साथ उसकी गर्दन पर वार करती है जिससे वो वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और हांजी कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम बोर्ड के पीछे लटक कर यहाँ तक आए हो। तभी ओनियांको पोन कहता है कि हांजी उसने फ्यूल टैंक के अंदर होल कर दिए हैं और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ओनियांको पोन कहता है कि हम लोग इस तरह से नहीं उठ सकते। तभी एक आकर कहता है कि नहीं अभी हिम्मत मत हारो, अगर हम लोग इसे बंद कर दे तो हम लोग उठ सकते हैं। तभी एक कहता है कि वेल्डिंग सेट तैयार करो। इसके बाद वो लोग उसकी वेल्डिंग शुरू कर देते हैं और हांजी उनसे पूछते हैं कि इसके अंदर कितना समय लगेगा। तो वो कहता है कि अगर हम लोग टिन का यूज करते हैं तो शायद 1 घंटा। और फिर वो रेंच को उठाने लगता है लेकिन तभी वो हिलने लग जाता है और ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और हांजी कहते हैं कि ये आवाज और फिर सारा हैंगर हिलने लग जाता है। इसके बाद राइनर कहता है कि अब ये मत कहना। इसके बाद वो बाहर जाकर देखता तो वो एकदम से डर जाता है और वो कहता है कि रंबलिंग यहाँ तक आ चुकी है। इसके बाद वो सभी लोग जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं और फ्लॉक मरते मरते कहता है कि नहीं प्लीज मत जाओ वरना आइलैंड के सभी लोग मारे जाएंगे, हमारा डेविल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और इसी के साथ वो मर जाता है। तो हांजी कहते हैं कि शायद तुम सही हो फ्लॉक, लेकिन हम लोग अभी हार नहीं मान सकते। और इधर टाइटन्स पहाड़ से नीचे उतरने लग जाते हैं और दूसरी तरफ शिप के अंदर गावी और फाल्को दरवाजे को खोलने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन आनी दरवाजे के आगे खड़ी होती है और वो कहती है कि वहीं पर हो और वो भी बहुत ज्यादा उदास होती है। और दूसरी ओर क्यूमी शिप के अंदर उसको चलाने के लिए कोयला डाल रही होती है। इसके कुछ समय के बाद ही सभी टाइटन्स ओडिया के अंदर आ जाते हैं और मिकासा घबराते हुए कहती है कि आर्मिन क्या कोई आइडिया है? तो आर्मिन भी घबराया हुआ कहता है कि सिर्फ एक है, मैं यही रुकता हूँ और इन्हें धीमा करने की कोशिश करता हूँ। तभी राइनर कहता है कि नहीं तुम ही हमारे इकलौते चांस हो जिससे कि हम लोग एरन को रोक सकते हैं, इसलिए मैं ये करूंगा। तो हांजी कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? हम लोग अपनी और ज्यादा टाइटन पावर नहीं खो सकते और मैं ही हूँ जो कि हमें यहाँ तक लेकर आई हूँ, इसलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। इसके बाद वो आर्मिन के पास आकर कहती है आर्मिन मैं अब से तुम्हें सर्वे कॉर्प्स का 15th कमांडर बनाती हूँ। और ये सुनकर वो भी शौक हो जाता है। फिर हांजी कहते हैं कि सर्वे कॉर्प्स का कमांडर बनने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिटी चाहिए और वो है हर एक हालात को समझकर अच्छे से डिसीजन लेने का माइंडसेट। और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो कि इस ड्यूटी के लिए काबिल हो और अब से ये कोर्स तुम्हारे हाथों में है। और ये सुनकर आर्मिन भी शौक सा हो जाता है। फिर हांजी कहते हैं कि अब स्पीच खत्म हुई और अब सभी लोगों को गुड बाय। और फिर वो जाते जाते कहते हैं कि अरे हाँ इसका मतलब ये है कि अब से लीवाई तुम्हें रिपोर्ट करेगा और तुम उससे अच्छे से काम करवाना। और फिर वो वहां से जाने लगती है और वो सभी लोग शौक में खड़े होते हैं। और फिर वो लीवाई के पास से गुजरने लगती है और वो उसका नाम लेकर उसको बुलाता है और फिर वो उसके पास आकर कहते हैं कि तुम समझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा बड़ा मौका आ चुका है
है और इसीलिए मैं जितना कूल हो सके उतना कूल दिखना चाहती हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे रोकना मत। और ये सुनकर वो भी थोड़ा सा सीरियस और उदास सा हो जाता है और फिर वो उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखकर कहता है शिंजो ससागेओ, मतलब गिव योर हार्ट्स। और ये सुनकर वो भी शौक सी हो जाती है और फिर वो जाते हुए हंसते हंसते कहते हैं कि मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से पहली बार सुनी है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने ओडियम गियर की मदद से उन सभी को ऊपर से देखती है और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहती है कि टाइटन सच में शानदार होते हैं। और फिर वो एक टाइटन के पीछे जाकर उसके गर्दन के ऊपर थंडर स्फीयर चला देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ कुछ और टाइटन्स भी गिर जाते हैं। और ये देखकर वो सभी लोग शौक में खड़े होते हैं और इधर वो लोग फ्यूल टैंक को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। दूसरी ओर हांजी सभी टाइटन से बचती जा रही होती है और फिर वो सबसे आगे वाले टाइटन के पैरों के ऊपर थंडर स्फीयर मारती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। उसके साथ एक और टाइटन नीचे गिर जाता है। तभी वो मैकेनिक कहता है कि टैंक सील हो चुका है, फ्यूल भरना शुरू करो और वो लोग फ्यूलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी ओर बाकी टाइटन्स उन गिरे हुए टाइटन्स को कुचल कर आगे बढ़ रहे होते हैं और हांजी उन सभी टाइटन से बच रही होती है, लेकिन तभी कुछ मलबा हैंगर के ऊपर जा गिरता है जिसे देखकर हांजी उस टाइटन के पास जाकर उसके नैप को काट देती है। और इधर उनमें से कहता है कि टाइटन पास आ चुके हैं, तो दूसरा कहता है कि अब और फ्यूलिंग का टाइम नहीं है, जल्दी से इंजन स्टार्ट करो। इसके बाद वो लोग उसको पुश कर बाहर ले जाने लगते हैं और हांजी सबसे आगे वाले टाइटन को मार देती है। और जब वो हैंगर की ओर देती है तो वो लोग अभी तक नहीं उड़े होते और फिर वो दूसरे टाइटन्स की ओर जाते हुए कहते हैं कि अभी उन्हें और टाइम चाहिए। और टाइटन्स की गर्मी के कारण उसका केप जलने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो एक एक कर उन सभी टाइटन्स को काटते जा रही होती है और उसकी बॉडी के ऊपर आग और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हांजी एक और टाइटन को मार देती है। और इधर जीन भी प्लेन पर चढ़ जाता है और हांजी के पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसका ओडियम गियर भी ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो वहीं पर गिरने लग जाती है और वो लोग प्लेन को उड़ा देते हैं जिसके साथ ही वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। और प्लेन से कॉनी और जीन बाहर देखते हैं और वहाँ पर हांजी जलती हुई नीचे गिरती जा रही होती है और वो सभी लोग जोर जोर से रो रहे होते हैं और लीवाई भी कहता है गुड बाय हांजी और अब बस तुम हमें देखो। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके कुछ समय के बाद हम लोग हांजी को एक टाइटन के पैर के निशान के ऊपर लेटा हुआ देते हैं और वो एकदम से उठकर कहते हैं कि वो फ्लाइंग बोर्ड, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि वो तो टेक ऑफ कर गई। इसके बाद हम लोग एल्विन और बाकी मरे हुए सर्वे कॉप्स को देखते हैं और एल्विन उससे कहता है कि हांजी तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की है और उन्हें देखकर वो भी शौक सी होती है। इसके बाद वो ऊपर प्लेन की ओर देखती है। इसके बाद वो शांत सी होकर कहते हैं कि अरे हाँ। इसके बाद एक उसको उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और हांजी कहती है एल्विन क्या तुम्हें पता है जब से मुझे कमांडर बनाया गया है मैं किन किन हालातों से गुजरी हूँ और ये सब कुछ उस बेवकूफ एरन की वजह से हुआ है। तो एल्विन कहता है कि सही कहा, ये काफी मुश्किल रहा होगा और तुम्हें हम सभी लोगों को इसके बारे में बताना होगा। और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। तो चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन कल सुबह 9:30 बजे आ जाएगी। अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अब मिलते हैं कल की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।